हेलो डियर्स, वेलकम टू कोर्स आशा। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह और हम लोग कर रहे हैं पी ब्लॉक नाइट्रोजन फैमिली। आज लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। लेक्चर 1 में नाइट्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, बेसिक डिस्कशन किया था नाइट्रोजन फैमिली के बारे में। और ट्वेल्थ में जो पी ब्लॉक है वो नाइट्रोजन फैमिली से ही शुरू होता है। इससे पहले के जो दो ग्रुप्स हैं वो 11th के सिलेबस में काउंट होते हैं। और हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स तक की चर्चा कर चुके थे। नाइट्रोजन क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, दो तरह के हमने पढ़े थे, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जहाँ पर हमने देखा था कि जो नाइट्रोजन है वो -3 से लेकर +5 के बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है। आपको अगर ये सारे कंपाउंड्स किस कंपाउंड में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है नहीं पता है तो लास्ट लेक्चर को गो थ्रू कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक। और हमने मैक्सिमम कोवैलेंसी देखी थी। तो नाइट्रोजन के लिए मैक्सिमम कोवैलेंसी जो होती थी वो 4 होती थी। लेट मी इरेज दिस, थोड़ा सा गंदा बन गया। नाइट्रोजन के लिए 4 होती थी क्योंकि इसमें कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता है। ठीक है ना, नाइट्रोजन के पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं है। बाकी सबके पास, रेस्ट के पास जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है वो 4 ना होकर 5 या फिर 6 भी दिखाते हैं, कारण डी ऑर्बिटल होता है, सब में प्रेजेंट होता है। ठीक। तो नाइट्रोजन को वैलेंसी 4 दिखाएगा, बाकी सब 5 या 6 दिखाएंगे। तो PCl5 दिखाई देता है, NCl5 दिखाई नहीं देता है। ये बातें हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। अभी के लेक्चर की शुरुआत यहाँ से है कि पी ब्लॉक नाइट्रोजन फैमिली लेक्चर 2, मतलब अब कोई नया टॉपिक आने वाला है। कौन सा नया टॉपिक है भाई हमारे लिए? आज की जानकारी जहाँ से शुरू होगी वो डिसप्रोपोर्शनेशन है। ये क्या होता है? सबको पता है डिसप्रोपोर्शनेशन क्या होता है। डिसप्रोपोर्शनेशन क्या है भाई? डिसप्रोपोर्शनेशन, आओ भाई, सबको पता है। डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब एक ही कंपाउंड रिड्यूस भी हो जाए और ऑक्सीडाइज भी हो जाए। तो देखो, HNO2 का एग्जांपल ले लो, जैसे नाइट्रस एसिड बोलते हैं इसको, है ना। बैलेंसिंग के लिए 3 लगा लो, मुझे रिएक्शन याद है, आप भी याद कर लीजिए। यहाँ से ये HNO3 में कन्वर्ट होगा, NO2 निकलेगी, NO2 नहीं, HNO3 बन रहा है तो NO2 नहीं निकलती है, NO निकलेगी और साथ में वाटर निकलता है। ठीक है, ये बैलेंसिंग कर लीजिए, 2 लगा लीजिए यहाँ पर। अब इसको हम नाम देते हैं नाइट्रस एसिड, लेफ्ट वाले को। ये तो सबको पता है नाइट्रिक एसिड है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड कहलाता है। ठीक। अब देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन कैसे हो रहा है। नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में नाइट्रस एसिड में +3 स्टेट में, कैसे भाई? जरा HNO2 को देखो, तो ये हो गया -4, ये हो गया +1, दिस मस्ट बी +3। तो इसमें तो कोई चमत्कार नहीं है। आप NO को देखो तो +2 में दिखाई देगा आपको, और HNO3 में देखो तो +5 में दिखाई देगा। ऑक्सीजन के 3 6 हो गया, हाइड्रोजन का 1 है 5 हो गया, तो +5 हो गया। तो गौर से देखो, यहाँ से यहाँ जाने में +3 से +5 में मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, और नाइट्रिक ऑक्साइड तक पहुँचने में +3 से +2 यानी रिड्यूस हो रहा है। ऊपर की कहानी रिडक्शन की है, नीचे की कहानी ऑक्सीडेशन की है। और अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती है। आप देखो गौर से, +3 +2 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिख रहे हैं। तो इस तरह के हमें ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन के अलग अलग दिखाई देते भी हैं। अच्छा रखें, दिमाग में एक बात रखें कि जब भी कभी एसिडिक मीडियम होगा, अच्छा ये है तो माइनस में भी तो होता है, होता तो माइनस में भी, पर ये प्लस वाला एग्जाम्पल क्यों दिया जा रहा है? तो ध्यान दो, जब भी कभी एसिडिक मीडियम होगा तो एसिडिक मीडियम में नाइट्रोजन +1 से +4 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है। +1 से +4 बता रहे हो, लेकिन यहाँ तो +5 भी दिखाई दे रहा था। हाँ, +5 भी दिखाई देता है। तो +1 से +4 का क्या मतलब? ऐसा समझ सकते हो कि +1 से +4 का मतलब इतना बढ़ सकता है, ऐसा कह सकते हो। +4 को हटाई दो, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो एसिडिक मीडियम में +5, ओके। अब ठीक है, +1 से +5 तक की रिएक्शन को, या सॉरी, एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स रखता है। इसी की जगह पर फॉस्फोरस का सीन ले लिया जाए, फॉस्फोरस की चर्चा करी जाए। फॉस्फोरस की रिएक्शन के लिए आपको फॉस्फोरस का एसिड लेना पड़ेगा।
तो H3PO3 ले लीजिए। H3PO3 कोई चमत्कारी कंपाउंड नहीं है, मतलब कोई विचित्र नाम नहीं है, इसको फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, ठीक है ना, फॉस्फोरस एसिड, ठीक। ये आप इसको बैलेंस करने के लिए 4 लगाइए, यहाँ पे H3PO4 बनाइए और PH3 बनाइए। ये गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉस्फीन कहलाती है और ये फॉस्फोरिक एसिड कहलाता है। फॉस्फोरस एसिड था, ये फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है ना। अब देखो, पीक ऑक्सीडेशन स्टेट +3, पीक ऑक्सीडेशन स्टेट +5, यहाँ पे -3। तो देखो क्या हुआ, कहाँ से कहाँ पहुँचे, +5 +3, यानी कि -3 से +5 के बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया जा रहा है। ध्यान रखें। और एक बात और, कि जो +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी स्टेबिलिटी बिस्मथ तक नीचे जाते जाते बढ़ेगी, ठीक, ध्यान रखें। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ट्रेंडिंग पढ़ने का समय आया है। ये क्या होता है अभी देखते हैं। ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखें भाई, ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या बातें हैं। कुछ ऑक्सीजन के लिए रिएक्शन पढ़ लेंगे, कुछ हाइड्रोजन के लिए रिएक्शन पढ़ लेंगे, कुछ इनकी इंथैल्पीज़ वगैरह देख लेंगे, क्या क्या कंपाउंड बनते हैं देख लेंगे, इस तरह की बातें करनी है, ठीक। तो जो पहला हमारा टॉपिक है, दैट इज़ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, ठीक, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। मेरा मन हाइड्रोजन पढ़ाने का था, पर ठीक है, हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ही बेहतर है। यहीं से काम शुरू करते हैं, फिर ऑक्सीजन पे आएंगे, फिर हेलोजन पे आएंगे, है ना, धीरे धीरे बढ़ेंगे। देखो, हाइड्राइड्स बनेंगे बेसिकली। देखो कैसे, बेसिक हाइड्राइड्स आपको पता है, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन बोलते हैं इसको, स्टिबीन बोलते हैं इसको, और बिस्मथीन बोलते हैं इसको। ये अमोनिया है, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉस्फीन अभी लिखा था, इसको भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आर्सीन कहलाती है, ये स्टिबीन कहलाती है गैस, ध्यान रखें, नाम याद कर लें। और ये बिस्मथीन कहलाती है, ठीक। ये हाइड्राइड्स हैं। अब इनके नाम हैं, नाम तो याद ही करने हैं, हाइड्राइड बनते हैं, इनका फॉर्मूला भी याद ही करना है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक। तो जिसका कुछ नहीं कर सकते उसको याद ही करना पड़ता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की चर्चा करें तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ेंगे, कैसे घटेंगे, कोई खास ऐसी ट्रेंडिंग है नहीं, दिमाग में रखो कि जैसे जैसे अमोन मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की हमने चर्चा करी थी, नाइट्रोजन का ऊपर होता है, फॉस्फोरस वाले कंपाउंड्स का नीचे होता है, और फिर ये लीनियरली बढ़ते हैं। ऐसा ग्राफिक बताया था मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के लिए, वही काम कर रहा होता है यहाँ पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसका कह सकते हैं कि डी ऑर्बिटल भी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स उसके बहुत हाई होते हैं। लेकिन अगर नाइट्रोजन के बाद नीचे आ जाएँ तो डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी के कारण नीचे वालों में जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है तो वैसे मॉलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस, और हमारे पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते हैं, ठीक। तो नाइट्रोजन का हाई होगा, फॉस्फोरस का कम होगा, फिर ये लीनियरली बढ़ता चला जाएगा। इस तरह का कुछ ग्राफ हमें मिलने वाला है। तो कभी भी इस तरह के वैसे तो डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं होती, ट्रेंडिंग आपको मालूम होनी चाहिए। नाइट्रोजन के कंपाउंड का, सिमिलर कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, फॉस्फोरस का काफ़ी कम होगा, फिर धीरे धीरे ये ग्रेजुअली बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करते हैं, हम ये पहले कर चुके हैं। और ज़रा हाइड्राइड बनाने की कोशिश करें तो प्रिपरेशन देख लेते हैं, ठीक। तो प्रिपरेशन देखो भाई, क्या कहानी है प्रिपरेशन की। अगर प्रिपरेशन देखना है तो मेरे हिसाब से जो पहला नाम आना चाहिए वो आना चाहिए मेटल कंपाउंड से, हैं, बाई मेटल कंपाउंड्स।
मेटल कंपाउंड्स में कौन से मेटल कंपाउंड्स? वो कंपाउंड्स विच आर बाइनरी। ये बाइनरी क्या होता है? दो चीज़ों से मिलकर बने, जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। इन भाई साहब की हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, पानी घोल दिया गया, क्या बना? मैग्नीशियम तो हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए तड़पता रहता है, और जितनी नाइट्रोजन को मिलेगी उतने से अमोनिया बन के निकल जाएगा। कितना सिंपल रिएक्शन है ना? ठीक है। इसी तरह कैल्शियम फॉस्फाइड ले लीजिए Ca3P2, और फिर से इसकी रिएक्शन जो है वाटर से करा दीजिए, तो हाइड्रोलिसिस रहा है। ठीक, तो मैं हाइड्रोलिसिस भी लिख देता हूँ, याद रहेगा, हाइड्रोलिसिस। ठीक, और रिएक्शन क्या होने वाली है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनने के लिए तड़प ही रहा है, रिएक्शन को बैलेंस भी कर लें, और फिर यहाँ पे अमोनिया गैस नहीं, फॉस्फीन गैस निकलेगी। ठीक है, फॉस्फोरस के केस में फॉस्फीन गैस निकलेगी, सिंपल है। अच्छा, आर्सेनाइड की भी कोई रिएक्शन कर लें, क्योंकि क्यों ही नहीं के पीछे पड़ रहे हैं। वैसे तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पे ही मेन फोकस करना है। मान लो Zn3AS2 आपके पास है, जिंक आर्सेनाइड पढ़ेंगे इसको, है ना? मैं लिख देता हूँ नाम, बाकी सब तो पहले वाला ठीक था, ये आपको नहीं पता होगा। आर्सेनाइड, इसकी रिएक्शन मान लो HCl से करा दी, मान लो। अब ये हाइड्रोलिसिस नहीं है, अलग चीज़ हो गई है। वैसे तो हाइड्रोलिसिस भी करा सकते थे, पर जैसे जैसे कैल्शियम के नीचे आते चले जाओगे ना, सॉरी फॉस्फोरस के नीचे आते चले जाओगे, हाइड्रोलिसिस थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। इतनी आसानी से वाटर के लिए उतने एफिनेट नहीं होते वो। क्या बनने वाला है? ZnCl2। अच्छा, ये दिमाग में क्यों आता है HCl से रिएक्शन हो जाएगी? ये एक्वस लेना पड़ेगा, और मुझे पता था कि यहाँ से जब H2O लेते थे तो HOH में टूटता था, ये OH वाला पार्ट ही मेटल के पास चला जाता था, है ना? यहाँ पे मेटल आयन था, तो मेटल आयन के पास ये पहुँच जाता था। तो अगर OH ना हो के कोई और स्पेशीज़ हो जो कि नेगेटिव टाइप की है, तो भी तो मेटल के पास पहुँचेगी। तो वही थॉट रख के HCl के साथ रिएक्शन करा गई, बिल्कुल सॉल्ट बनेगा ZnCl2, और साथ में AsH2 निकलेगा। आप बैलेंसिंग के लिए यहाँ 3 लगा लीजिए, यहाँ 2 लगा लीजिए, जिससे पहले बैलेंसिंग हो रही थी। इसी तरह आप और भी रिएक्शंस करा सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं लिख भी देता हूँ फिलहाल। तो मान लो आपने लिया Mg3 और Sb2, और इसकी रिएक्शन 6HCl। ठीक, रिएक्शन की बैलेंसिंग भी वही है, कोई रिएक्शन में कोई चेंज नहीं है, तो बनेगा MgCl2, और वो भी 3 मोल बनेंगे, और साथ में 2 मोल बनेंगे SbH3 के, जिसको हम स्टीबीन गैस बोल रहे थे, है ना? सिंपल कंपाउंड है, अच्छा है। मैं बिस्मत की रिएक्शन नहीं कर रहा हूँ, बिस्मत का होमवर्क करिए, जैसी रिएक्शन लिखिए वैसे बिस्मत की करा के देखिए, बिस्मत बनेगा, है बिस्मथीन बनेगा। दूसरा मेथड क्या था इसका? तो दूसरा मेथड देखते हैं, बाय रिडक्शन ऑफ ट्राइक्लोराइड्स। ट्राइक्लोराइड्स के रिडक्शन से अमोनिया, फॉस्फीन जैसी गैसेस, यानी कि नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स बनाए जा सकते हैं। ठीक, दिमाग में एक बात रखें कि ये जो रिएक्शन होने वाली है हेलाइड्स के, ट्राइक्लोराइड्स के रिडक्शन की, वो बिस्मथ नहीं देने वाला है। ठीक, इस बात को ध्यान रखना, कुछ तो एक्सेप्शन है, रटने भी पड़ेंगे। बिस्मथ नहीं देने वाला। दूसरा, रिडक्शन कराओगे किससे अगर पूछा जाए तो जब भी कभी आपको कुछ भी रिड्यूस कराना हो तो LiAlH4 का नाम 10वीं क्लास में हम नहीं लेते हैं, बचने की कोशिश करते हैं इस रिड्यूसिंग एजेंट से, लेकिन 12वीं क्लास के अंदर इस महान प्राणी को आपको याद रखना है कि जब भी कभी किसी को रिड्यूस कराना हो, हाइड्रोजन ऐड करने हो, तो आपके लिए LiAlH4 एकदम वरदान का काम करने वाला है। इसकी प्रेजेंस में बिस्मथ रिएक्शन नहीं करेगा, ध्यान रखें। आपके पास कोई चेन है, कुछ भी है, कुछ भी कह लें इसको, और इसमें 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, 3 क्लोरीन हो गए, ठीक है ना? और LiAlH4 की आपने रिएक्शन करा दी, तो यहाँ से जो ClCl है, ये सब क्या होने वाला? सबसे पहले तो वो टूट जाएंगे, वहाँ से हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, EH3 कंपाउंड बन जाएगा। दूसरी बात, लिथियम जो है बहुत एफिनेट है क्लोरीन के लिए, क्योंकि बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, LiCl टाइप का कंपाउंड बनेगा, और 3 क्लोरीन है तो 3 लिथियम हो जाएंगे, यहाँ पे 3 लिथियम हो गए। तो एल्यूमिनियम अकेले क्यों तड़प रहा है? एल्यूमिनियम जो है वो अपना हाइड्राइड बनाएगा, बहुत स्टेबल हाइड्राइड होता है एल्यूमिनियम का। ये हो गया, यहाँ पे आप 3 लगा लीजिए, ख़त्म, रिएक्शन बैलेंस हो गई। दिमाग में एक बात रखें, लिथियम अपना क्लोराइड बनाएगा, हाइड्राइड नहीं बनाएगा, जबकि एल्यूमिनियम अपना हाइड्राइड बनाएगा क्योंकि स्टेबल होता है। ठीक है ना? इसके स्ट्रक्चर की चर्चा करो, स्ट्रक्चर कैसा होगा?
तो मेरे हिसाब से जो भी ये एलिमेंट है ई है, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ऊपर की तरफ लोन पेयर। ठीक, मैं इसको LP लिख देता हूँ, लोन पेयर। कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल है। अच्छा, ये स्टोरी जो है ई की जगह कौन कौन हो सकता है, जैसे ई लिख रहे हैं तो ये ई है कौन? ई सही मायनों में नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, क्योंकि करना तो ट्राई हेलाइट को ही ना, तो ट्राई हेलाइट किसका? तो ये नाइट्रोजन फैमिली वालों का ही, तभी तो ये गैस बन रही है ना। अब मान लो ये है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये लोन पेयर। ठीक, अब हाइड्रोजन 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 तो हो गया, वो ठीक है, पर दिमाग में एक बात रखो, ये जो बॉन्ड का एंगल है ना, ये 107.8 डिग्री होता है। नाइट्रोजन की जगह यही चीज़ आप फॉस्फोरस के साथ करा लीजिए, ये लोन पेयर। ठीक, फॉस्फोरस के केस में ये एंगल 93.6 का डिग्री का होता है। ऐसा क्यों कि वहाँ बड़ा एंगल है और यहाँ छोटा एंगल है? ऐसा क्यों हो रहा है बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले तो चलो अभी बताता हूँ क्यों हो रहा है, लेकिन एक छोटी सी और चीज़ है, शायद याद रखने वाली है। इसको देखो तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना, ECl3 में, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा। क्यों? 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो भाई साहब भी हमारे sp3 हाइब्रिडाइज निकल आए, और ये भाई साहब भी sp3 हाइब्रिडाइज निकल आए। अब बात आती है कि एंगल कम क्यों, किसी में ज़्यादा क्यों? तो सोचो, क्यों ज़्यादा क्यों कम? क्योंकि मेरे हिसाब से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है, वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन से स्ट्रांग होता है। लोन पेयर स्ट्रांगेस्ट, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम, और बॉन्ड पेयर बिल्कुल अल्लू। ठीक, और क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों दिखाई दे रहे हैं, अब देखो चाहे नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर लो चाहे फॉस्फोरस का लो, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हाई है, जिसकी वजह से ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होती, जबकि आपको sp3 देखकर लग सकता है कि टेट्राहेड्रल होगी, पर जब भी कभी लोन पेयर कहीं जीवन में आ जाए तो जो स्टैंडर्ड ज्योमेट्रीज होती हैं उससे डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री हमें मिलती है। ठीक, अच्छा एक बात ध्यान रखना कि जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है, ये वाला जो ये लिखा हुआ है ना, ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर नाइट्रोजन में सबसे बड़ा, फॉस्फोरस में उससे छोटा, आर्सेनिक में उससे छोटा, एंटीमनी में उससे छोटा, और बिस्मथ में सबसे छोटा बॉन्ड एंगल मिलता है। बिस्मथ में तो एग्जैक्टली 90 डिग्री का मिलता है। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों, वही बात, ऐसा क्यों? तो सोचो, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की घटेगी बढ़ेगी? बिल्कुल घटेगी। और अगर घटेगी तो कॉमन सेंस है कि इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल दूर दूर हो जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना कर दिखाता हूँ आपको। ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को पास में खींच के रखेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास में आ जाएंगे तो गौर से देखो, इस बॉन्ड में पीछे की तरफ इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन के बीच का सेपरेशन घट रहा है, घट रहा है तो रिपल्शन बढ़ रहा है, रिपल्शन बढ़ रहा है तो दूर हो जाएंगे। लेकिन फॉस्फोरस के केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फॉस्फोरस से काफ़ी दूर पे हैं, तो बीच का जो सेपरेशन है वो ठीक ठाक है, जिसकी वजह से रिपल्शन कम है और बॉन्ड एंगल अपने आप कम हो जाएंगे, क्योंकि पास में वो रह सकते हैं। मतलब बॉन्ड एंगल छोटा होने के बाद भी सेपरेशन इनफ होगा कि रिपल्शन कम रहे। जबकि नाइट्रोजन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, काफ़ी अंदर झुके होंगे, इलेक्ट्रॉन अंदर घुसे हुए होंगे, जिसकी वजह से उनके बीच का सेपरेशन बहुत कम हो जाता है, तो बॉन्ड एंगल अपने आप रिपल्शंस की वजह से बढ़ जाता है। ठीक, इसका रीज़न जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और दूसरा थोड़ा बहुत उसकी वजह से होने वाला रिपल्शन। खैर रिपल्शन ही आंसर है, रिपल्शन का रीज़न जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक, चर्चा अब आएगी बॉइलिंग पॉइंट्स की। और किसके बॉइलिंग पॉइंट्स की? तो हेडिंग डालते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स में जो पहला आदमी है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा ध्यान रखें, जो इनके हाइड्राइड बनाए, नाइट्रोजन का हो फॉस्फोरस का हो, फॉस्फोरस नाइट्रोजन तो यही हमें मेरा मेन कंसर्न है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की चर्चा करें। बॉइलिंग पॉइंट्स पहले पहले ही बताया था कि अगर आप ये लेते हो, फॉस्फीन लेते हो, आर्सेनिन लेते हो, आर्सिन होता है सॉरी, और स्टिबीन लेते हो या बिस्मथीन लेते हो, जो भी लोगे उसमें इसका
ग्रेटेस्ट होगा और फिर धीरे धीरे घटेंगे, मतलब नाइट्रोजन का ग्रेटेस्ट होगा, फिर यहाँ से यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा और ये होगा ग्रेटेस्ट। डेटा के लिए बता दूं तो ये 238.5, ये आदमी 185.5 केल्विन में है, ध्यान रखें सब, डिग्री सेल्सियस में कोई डेटा नहीं है। ये 254.6, ये 290। दिस इज़ द डेटा। डेटा से क्लियर है, और मैं पहले ही बता चुका हूँ ये कहानी क्यों होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लोचा है। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से एक और चीज़ हो जाती है, तो वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं। नाइट्रोजन के अंदर का केस देखो जरा, तो ये हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इसी प्रकार से यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। मैं लंबी सी चेन बना रहा हूँ, इससे ज़्यादा अब नहीं बनाने वाला, ये लास्ट है। अब आप देखो क्या करने वाले हो। मेरे हिसाब से इनके बीच में आपको शायद हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही होगी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, तो ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। अब ये किसी और नाइट्रोजन के साथ करेगा, किसी और नाइट्रोजन के साथ, 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 ये ठीक है। तो गौर से देखो, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है नाइट्रोजन के अंदर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ठीक। तो मैं इसका ज़रा ग्राफ भी बना दूँ, जिसकी वजह से नाइट्रोजन में एक्सेप्शनली ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पाया जाता है, जबकि ऐसा होना चाहिए कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ने चाहिए। वो बढ़ते भी हैं, नाइट्रोजन को छोड़ दिया जाए तो। नाइट्रोजन में क्या लोचा है, नाइट्रोजन में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसका एक्सटेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में एक्सेप्शनली हायर बॉइलिंग पॉइंट्स पाए जाते हैं, ठीक। और अगर ग्राफ बनाना हो तो मैं बीपी का और मॉलिकुलर मास का ग्राफ बनाता हूँ। ये बॉइलिंग पॉइंट है और ये मॉलिकुलर मास है। नाइट्रोजन हल्का है, फॉस्फोरस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार का ग्राफ बनता है। ये यहाँ पे नाइट्रोजन का कंपाउंड मिलेगा, यहाँ फॉस्फोरस का मिलेगा, यहाँ आर्सेनिक का मिलेगा, यहाँ पर एंटीमनी का मिलेगा, ठीक है। एंटीमनी थोड़ा सा ऊपर चला जाता है नाइट्रोजन से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेटा लिख ही दिया था, ग्राफ पे प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, याद रखें। अब चर्चा आती है मेल्टिंग पॉइंट की। आओ भाई मेल्टिंग पॉइंट देखें। किसके मेल्टिंग पॉइंट? वही भैया अपने हाइड्राइड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स। आओ भाई मेल्टिंग पॉइंट की चर्चा करें। फिर वही कहानी है, नाइट्रोजन का एक्सेप्शनली हाई, फिर फॉस्फोरस, फिर जैसे जैसे साइज बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के लिए हम लिख देते हैं ग्रेटेस्ट, ठीक, और एक्सेप्शनली ग्रेटेस्ट है। बाकी पी फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी में ग्रेजुअली बढ़ेगा। ये इंक्रीमेंट का ऑर्डर है। ग्राफ प्लॉट करना है, यहाँ पे आप एमपी बनाइए, यहाँ पे आप मॉलिकुलर मास बनाइए और नाइट्रोजन को ऊपर रखिए। ये तो बहुत ही नीचे हो गया, गंदा हो गया, पूरा इरेज करता हूँ, दोबारा बनाता हूँ। मूड ख़राब हो गया है ग्राफ के ऊपर क्योंकि गंदा बन गया था। ये एमपी है, ये मॉलिकुलर मास है, नाइट्रोजन ऊपर है, ये केस होने वाला है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, ठीक है। ध्यान रखें नाइट्रोजन के हाइड्राइड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एंटीमनी वाले से, बल्कि बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। इसका रीज़न भी वही है, पहले वाला ही, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब भी कभी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट बढ़ेगा तब तक एमपी बीपी दोनों बढ़ेंगे और एक्सेप्शनली हाई हो जाएंगे। वाटर के केस में भी यही होता है ना, वाटर के केस में भी यही है, इसीलिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। अब अगली स्टोरी सॉल्युबिलिटी की। आओ भाई सॉल्युबिलिटी की चर्चा करें। सॉल्युबिलिटी, आइए देखें क्या है सॉल्युबिलिटी, कैसे घुलेगा पानी के अंदर। मेरे हिसाब से लाइक डिजॉल्व लाइक का कंसेप्ट इतनी आसानी से फेल नहीं होता है, इन जनरल नहीं होता है। तो जैसे अमोनिया का केस की चर्चा करो, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, बिल्कुल हैं, पानी में भी हैं, बिल्कुल हैं, फॉस्फीन में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो इतनी आसानी से तो नहीं होता। तो अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, पानी में भी हैं, मतलब ये आदमी एक तो हाईली पोलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, और H2O भी अपना हाईली
पोलर है, तो इसका मतलब अमोनिया आसानी से डिज़ोल्व हो जाएगी, लेकिन दूसरे जो हैं वो आसानी से डिज़ोल्व नहीं होंगे। मतलब NH3 इज़ हाईली सॉल्युबल, और हाईली सॉल्युबल का मतलब ये HCl से भी ज़्यादा सॉल्युबल होती है, ठीक है ना। दूसरा, रेस्ट आर स्पेरिंगली और इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक, ये केस था, सिंपल है, कुछ टफ नहीं है, आई होप आसानी है अभी तक तो। अब चर्चा किसकी, अब थर्मल स्टेबिलिटी की। देखो भाई, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब गर्म करने पर कौन जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, इस तरह की बातें करते हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी को देखो, तो जैसे जैसे NH3 से BiH3 तक जाओगे, मतलब अगर तुम्हारी इच्छा NH3 से BiH3 तक जाने की है, तो और आपको ये देखना है कि थर्मल स्टेबिलिटी में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो हम ये कहेंगे कि ये मोस्ट स्टेबल है। ठीक, ऐसा क्यों भैया कि ये मोस्ट स्टेबल है, बाकी सबकी क्यों स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। मतलब नाइट्रोजन, फिर हम फॉस्फोरस, है ना, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मथ लिखें, तो इनके हाइड्राइड्स, है ना, हाइड्राइड्स ऑफ दिस, तो ये जो ऑर्डर मैंने लिखा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी का। ऐसा क्यों? अच्छा, एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, लेकिन पहले समझ लो कि बिस्मथ तो बिल्कुल ही स्टेबल नहीं होता। एक्सप्लेनेशन इसका सिंपल सा ये है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन और अपने 15 ग्रुप एलिमेंट का, ये बॉन्ड है, जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं ग्रुप में साइज़ बढ़ता है, नीचे आएंगे साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। साइज़ के इंक्रीज़ होने के साथ साथ जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड की वो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है साइज़ बढ़ने के साथ, है ना। साइज़ बढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी, घटने के साथ जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो भी घटी। अब बॉन्ड की स्ट्रेंथ अगर घट रही है तो मेरे हिसाब से स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी घटनी चाहिए। बॉन्ड स्ट्रेंथ घटी, दैट मीन्स थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। एकदम सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, कुछ खास नहीं है, और बहुत ही आसान है। अगला देखो, बेसिक नेचर। तुमसे कोई कहे कि बताओ भाई ये बेसिक होंगे कि एसिडिक होंगे, भाई मेटल तो है नहीं, मेटल नहीं है तो जो भी ये बनने वाले हैं बेसिक ही बनाएंगे, अपना कुछ एसिड वैसिड तो नहीं बनाने वाले। तो बेसिक नेचर की चर्चा करो। जितने भी हैं ये सब अपने 15 ग्रुप वाले, ये सब लुईस बेसिस की तरह काम करते हैं। अच्छा, एक बात और, कि जब भी कभी कहा जाए लुईस बेस तो आपको पकड़ना है लुईस बेस, कभी कहा जाए आर्हेनियस बेस तो आर्हेनियस बेस ही पकड़ना है। इन दोनों में क्या अंतर होता है आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो जब एसिड बेस पढ़ाया जाएगा, एसिड का कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा और बेस का कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा, तो डिटेल में समझा दिया जाएगा। फिलहाल तो आप इसको समझिए आगे, ये सब के सब लुईस बेसिस होते हैं। अच्छा, एक बात और, कि बेसिक करेक्टर घटेगा जब हम ग्रुप में नीचे जाएंगे। एज वी मूव डाउन द ग्रुप बेसिक करेक्टर डिक्रीजेस। बेसिक करेक्टर डिक्रीजेस, ठीक, ध्यान रखना इस बात को। मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ की चर्चा करो और यहाँ पे ऐसे एरो बनाओ, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना चाहिए। ठीक, सिंपल है, कुछ टफ नहीं है। और एक्सप्लेनेशन वगैरह देखनी हो तो वो भी देख सकते हो। ये काम करो, इसको ट्राई करो खुद, है ना, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि बेसिक करेक्टर क्यों घट जाता है, इस बेसिक करेक्टर को समझने की कोशिश करो। ठीक, बेसिक करेक्टर की खास बात ये हो जाएगी कि एक अपना लोन पेयर निकाल के किसी को दे देगा, और लोन पेयर निकालने की टेंडेंसी पर डिपेंड करेगा कि ये कितना बेसिक है ना। बेसिक करेक्टर घट रहा है, लोन पेयर देने की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी समय के साथ, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना, ग्रुप में नीचे जाएंगे,
तो लोन पेयर डोनेट करने की जो टेंडेंसी है, मान लो इसके पास H+ आया, भाई के पास लोन पेयर था, इसने उठा के इसको दे दिया, तो इससे क्या बना EH4 प्लस, आपको अमोनियम आयन याद आता होगा इस प्रोसीजर में, है ना। तो ये अमोनियम आयन बनाना मतलब लोन पेयर डोनेट करना, ये प्रॉपर्टी धीरे धीरे ग्रुप में नीचे जाते जाते कम होती चली जाएगी, जिसकी वजह से बेसिक प्रॉपर्टी घटती चली जाएगी। ठीक, सिंपल है मेरे हिसाब से, आसान है, आ गया होगा। अब चर्चा करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ये हमारा जो है अगला एजेंट होगा, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कैसी रिएक्शंस होती हैं, क्या रिएक्शंस देते हैं, ये चर्चा आपने को अब करनी है। एक चीज़ समझो, जहाँ ऑक्सीजन की रिएक्शन आ जाए वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, दिमाग में रखना, इस बात को छोड़ना नहीं है गलती से भी। ऑक्सीजन के कंपाउंड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ समझो कि नाइट्रोजन की खास बात है इसमें, सबसे पहले तो नाइट्रोजन की चर्चा करते हैं। नाइट्रोजन हैज़ ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, लिख देता हूँ पहले, टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, ये मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। पहले भी पढ़ चुके हम लोग, पी बॉन्ड बनाने की बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है नाइट्रोजन के पास, तो इस वजह से NO के साथ बड़ी अच्छी तरह से N और O मिलकर के काफ़ी सारा काम करते हैं। जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि N2O बनाता है, NO बनाता है, N2O3 बनाता है ना, फिर N2O4 भी बनता है, और N2O4 का जो मोनोमर है दैट इज़ NO2, और इसके बाद N2O5 भी बनता है, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। यहाँ पे +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देगा, यहाँ +2 का दिखाई देगा, यहाँ +3 का दिखाई देगा, इन दोनों में +4 का दिखाई देगा, पहले भी बता चुका हूँ ये सब कंपाउंड्स में। और यहाँ पर आप देखो तो +5 का दिखाई देगा। सिंपल। आप देखें, फॉस्फोरस की चर्चा करें, +1 दिखता ही नहीं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखता ही नहीं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में P4O6 बैठा होता है, ठीक है ना, और P4O8 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, P4O10 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये फॉस्फोरस के मिलते हैं। ये वो डेटा है जो मिलता है, अपनी मर्जी से कुछ भी ऊल जलूल नहीं बनाना है। ठीक, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दोनों ही नहीं मिलते हैं आर्सेनिक के लिए। ठीक, पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो AS4O6 में मिलता है, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई कंपाउंड नहीं मिलेगा ऑक्सीजन के साथ आर्सेनिक में, जबकि AS4O10 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, मतलब यहाँ सिर्फ 2 ही मिल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, रिएक्शन करने की टेंडेंसी घट जाती है। पहले ही जैसे बताया था, नाइट्रोजन के पास स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है पी मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, और बाकी इनके पास उतनी नहीं है। आर्सेनिक की चर्चा करें और बिस्मथ की चर्चा करें तो आर्सेनिक के केस में सिर्फ 2 ही मिलते हैं, दैट इज़ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, Sb4O6, एंटीमनी ट्राईऑक्साइड बोलेंगे इसको, और Sb4O10, और ध्यान रखना इसमें 6 हैं तो हेक्सा ऑक्साइड नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटीमनी ट्राईऑक्साइड, और इसको बोलते हैं एंटीमनी पेंटॉक्साइड, एंटीमनी पेंटॉक्साइड। अच्छा, ऐसा क्यों? कुछ खास नहीं है, बस ऐसा समझो कि 2 से डिवाइड कर दो, वो 3 बन जाएगा। डायमर के फॉर्म में ना, तो उसको डायमर के फॉर्म में उसका नाम ना लिख के मोनोमर के फॉर्म में नाम लिख दिया, और कुछ नहीं। अच्छा, अब देखो बिस्मथ के केस में, बिस्मथ के केस में सिर्फ एक जीवन है, वो है +3। मैंने पहले ही कहा था, जैसे जैसे नीचे की तरफ हम आएंगे +3 स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, +5 की घटेगी। तो बिस्मथ भाई साहब जो हैं वो Bi2O3 के फॉर्म में रहते हैं, इसको बिस्मथ ट्राईऑक्साइड बोला जाता है, और ये एक ही मिलता है, बाकी कोई भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स के जो भी ऑक्साइड्स होते हैं वो इन जनरल एसिड होते हैं या एसिडिक होते हैं। दिमाग में रखना कि इन जनरल बात करी जा रही है, जीवन भर एसिड ही होते हैं ऐसा नहीं है, न्यूट्रल भी पाए जाते हैं।
ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वन ऑफ देम। तो इन जनरल नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होते हैं, तो हमारे दिमाग में एसिडिक स्ट्रेंथ की चर्चा आ जाएगी। जैसे हमने बोला N2O, फिर बोला NO, फिर बोला N2O3, फिर बोला N2O4 और N2O5। इनमें कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिडिक है, वीकली एसिडिक है, दिमाग में रखो। ये इसका बढ़ता हुआ क्रम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सिंपल है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। कैसे है खुद ढूंढो, नहीं समझ आएगा तो बताया जाएगा, फिर टेंशन मत लो। फिलहाल तो ये ट्रेंडिंग याद कर लो। अच्छा, अब ये तो वहाँ पे ऑक्साइड्स की बातें हैं, सिर्फ ट्राई ऑक्साइड की बातें करें, है ना। जैसे मान लो N2O3 की चर्चा करी, P4O6 की चर्चा करी, AS4O6 की चर्चा करो और SB4O6 की चर्चा करो। ये सारे के सारे ट्राई ऑक्साइड्स हैं, दीज ऑल आर ट्राई ऑक्साइड्स। अब तुमसे कोई कहते कि ट्राई ऑक्साइड्स में ही एसिडिक स्ट्रेंथ को ज़रा कंपेयर करो, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ये फॉस्फोरस कम, नाइट्रोजन ज़्यादा, फॉस्फोरस अपने नीचे वालों से ज़्यादा, और फिर वही बात है, सारी कहानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आके अटक जाएगी। तो मैं ये कह देता हूँ ऐसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, याद करना है और कुछ नहीं है, सिंपल है। अच्छा, एक चीज़, इसके बाद कहानी हेलोजन की आएगी, है ना। और जो ट्राईऑक्साइड, अच्छा चलो पेंटाऑक्साइड का भी एक एग्जांपल होता है, बता नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन पेंटाऑक्साइड में भी अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी जाए तो नाइट्रोजन की हाईएस्ट होगी और फॉस्फोरस की उससे कम, आर्सेनिक की उससे कम और एंटीमनी की उससे कम। तो इसमें कोई चमत्कार नहीं है। पहले वाले को डिकोड करके आपको देना है, जो मैंने पहला सीन कराया, ये कि N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 में कौन ज़्यादा एसिडिक, तो जो मैंने लिखे उनमें एसिडिक कैसे ज़्यादा हो गए, कैसे एसिडिक करेक्टर बढ़ गया। एसिडिक करेक्टर वहाँ ज़्यादा होगा जो जितनी आसानी से लोन पेयर ले लेगा। इस चीज़ को अगर आप ढूंढें उन ऊपर के 5 कंपाउंड्स के अंदर जो नाइट्रोजन के ही हैं, तो आपको मालूम पड़ जाएगा क्या चीज़ बोली गई है। ठीक है, इसके बाद की चर्चा जो है वो हेलोजेंस के साथ की रिएक्शन से आने वाली है। जैसे हम लोगों ने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन पढ़ा है, इसी तरह रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन अब अगला टॉपिक, अगला टास्क आएगा। लेकिन इस लेक्चर को और बढ़ाते नहीं हैं, यहाँ पे इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। अगला लेक्चर कल अपलोड करेंगे, तो उसके साथ हम लोग मिलेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस के साथ। फ़िलहाल तो यहाँ हमने जहाँ शुरुआत करी, हाइड्रोलाइसिस कराई, ऑक्सीजन से रिएक्शन देखी, हाइड्रोजन से रिएक्शंस देखी, कुछ और ट्रेंडिंग्स पढ़ी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो आज के लेक्चर को यहाँ रैपअप करते हैं और कल हम लोग जो है नए लेक्चर में मिलेंगे, जहाँ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन से अपनी कहानी को रिज्यूम करेंगे। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद, कल मिलेंगे।